तो ये बेटा आज हम जो है वो पार्ट एडवर्ब को डिस्कस करने वाले हैं, जो पीएमडीसी सिलेबस के अंदर 2.7 नंबर टॉपिक है हमारे पास। ठीक है, एडवर्ब किसे कहते हैं? एडवर्ब असल में हमारे पास दिस इज एक्चुअली पार्ट्स ऑफ स्पीच। एडवर्ब हमारा बेटा एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, या पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही हम लोग जो है वो वर्ड क्लास भी कहते हैं, वर्ड क्लासेस। कि इंग्लिश लैंग्वेज में मिलियंस ऑफ वर्ड्स आर देयर ना बेटा, अंग्रेज़ी ज़बान में लाखों अल्फाज हैं, लाखों अल्फाज हैं। उन मिलियंस ऑफ वर्ड्स को हमने क्या किया है बेटा, मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड कर दिया है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो दीज आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आज मैं एक पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको सिखाऊंगा, सारे तो एक दिन में आप नहीं सीख सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है, तो एक सीख सकते हैं एक दिन में। एडवर्ब आज हम बात करने वाले हैं, थोड़ी बहुत आइडिया आपको इसके बारे में है। एडवर्ब और उसके टाइप्स के बारे में आज मैं आपको मज़ीद डिटेल्स देता हूँ। ठीक है, तो एडवर्ब किसे कहा जाता है? एडवर्ब की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब की मीनिंग को बढ़ाता है, उसकी मीनिंग में इजाफा करता है। जैसे देखिए, अब वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब तो आपको पता है एक्शन वर्ड होता है, एडजेक्टिव जो क्वालिटी शोइंग वर्ड होता है, या फिर अगर सेंटेंस में पहले से मौजूद कोई एडवर्ब है तो उसकी मीनिंग को बढ़ाता है। तो ये तीन काम करता है बेटा एडवर्ब। वर्ब की मीनिंग को इंक्रीज़ करेगा, एडजेक्टिव को मीनिंग को इंक्रीज़ करेगा और दूसरे एडवर्ब की मीनिंग को इंक्रीज़ करेगा। अब इसकी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ कि ही वॉक्स या ही राइट्स, ही राइट्स मतलब वो लिखता है, ही राइट्स वो लिखता है। अब यहाँ पर जो राइट्स है बेटा, दिस इज़ एक्चुअली अ वर्ब, ये राइट्स एक वर्ब है, और ये ही जो यहाँ पर ये तो हमारा प्रोनाउन है, या फिर हम इसको सब्जेक्ट कह सकते हैं। ठीक है, ही राइट्स वो लिखता है। अब अगर मैं इसके आगे अगर लिख दूँ ही राइट्स स्लोली, वो आहिस्तगी से लिखता है, वो आहिस्ते लिखता है। तो बेटा इस स्लोली ने क्या किया? स्लोली ने इस राइट्स की मीनिंग को बढ़ाया है, इस राइट्स की मीनिंग में इजाफा किया है। तो ये स्लोली हमारे पास क्या होगा? दिस इज एक्चुअली एंड एडवर्ब। तो ये एडवर्ब है, बिकॉज ये वर्ब की मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो ये एक इसका इस्तेमाल है। दूसरा इस्तेमाल क्या है? ये एडजेक्टिव की मीनिंग को भी बढ़ा सकता है सेंटेंस के अंदर। कैसे? देखिए, जैसे मैं कहता हूँ कि ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। ही इज़ अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। अब यहाँ पर जो बॉय है बेटा, तो बॉय तो आपको पता है ये तो नाउन है, बॉय तो नाउन है। ठीक है, और गुड हमारे पास यहाँ पर क्या है? गुड यहाँ पर हमारे पास एडजेक्टिव है। क्योंकि एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की मीनिंग को बढ़ाता है, जो नाउन की मीनिंग को इंक्रीज़ करता है। तो गुड यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, बिकॉज इट इज़ एडिंग समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। ठीक है, अब यहाँ एडवर्ब लगाते हैं कि ही इज़ अ वेरी गुड बॉय, वो एक बहुत अच्छा लड़का है। अब यहाँ देखो, इस वेरी ने क्या किया? इस गुड की मीनिंग में इजाफा किया कि अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा। तो अच्छे को और ज़्यादा डिफाइन कर रहे हैं कि अच्छा नहीं है बल्कि बहुत अच्छा है। तो ये जो बहुत है, वेरी है, ये भी बेटा क्या होता है इंग्लिश लैंग्वेज में? एक एडवर्ब होता है। बड़ी आसान सी बात है। तो एडवर्ब किसी एडजेक्टिव की मीनिंग को भी बढ़ा सकता है। और तीसरा क्या काम कर सकता है? जुमले में इस्तेमाल हुए हुए पहले से किसी एडवर्ब की मीनिंग को भी बढ़ा सकता है। जैसे कि मैं लिखता हूँ कि ही राइट्स स्लोली, ही राइट्स स्लोली, वो आहिस्तगी से लिखता है, वो आहिस्ता लिखता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो बेटा वर्ब हो गया, और ये मैंने स्लोली आपको क्या बताया कि ये एडवर्ब हो गया। वाई? बिकॉज इट इज़ एडिंग टू द मीनिंग ऑफ राइट्स। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लिख देता हूँ ही राइट्स वेरी स्लोली, वो बहुत आहिस्ते से लिखता है। अब इस वेरी ने किसकी मीनिंग को बढ़ा दिया भाई? स्लोली की मीनिंग को बढ़ा दिया। तो एक एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब की मीनिंग को भी बढ़ा सकता है, समझ रहे बेटा? तो एडवर्ब जो है वो किस तरह के वर्ड्स कहलाते हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर? एक ऐसा वर्ड जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की मीनिंग में इजाफा करता है। सिर्फ वर्ब की मीनिंग में इजाफा नहीं करता है, जैसे अक्सर लोगों को लगता है कि एडवर्ब का मतलब वर्ब की मीनिंग में एडिशन करने वाला कोई वर्ड। ऐसा नहीं है। वर्ब के अलावा वो एडजेक्टिव और एडवर्ब की मीनिंग को भी बढ़ा सकता है। हाँ, नाउन की मीनिंग को नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि नाउन की मीनिंग को बढ़ाता है एडजेक्टिव, वो एक अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच है।
ठीक है, जैसे यहाँ पर एडजेक्टिव हमने देखा। बात समझ में आ गई? ये तो एक बेसिक डेफिनेशन बेटा मैंने आपको बताई एडवर्ब की। अब आते हैं हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब कितने टाइप्स के हमारे पास होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडवर्ब आर देयर? एमडी कैट में सवाल आता है कि एक सेंटेंस लिख दिया जाता है और सेंटेंस के नीचे एक अंडरलाइन कर दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडवर्ब। क्या कहेंगे? आइडेंटिफाई एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। गिवन सेंटेंस में बताइए एडवर्ब कौन सा है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड सवाल हमारे पास एमकैट के अंदर आते हैं, अगर आप 10 ईयर्स को या पास पेपर्स को अगर आप देखें तो। ठीक है, तो बड़े आसान रहते हैं। अब जिसकी बेसिक ग्रामर अच्छी है बेटा वो तो उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, वो ऑलरेडी भी कर लेता है। बट जिसकी आपकी ग्रामर अगर आपको लगता है कि वीक है सर, तो आप समझते जाए मेरी बातों को जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब टाइप्स एडवर्ब के देखें, एडवर्ब के टाइप्स कितनी हमारे पास होती हैं। तो एक हमारे पास फर्स्ट टाइप हमारे पास होती है, उसको हम बोलते हैं दिस इज़ कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर। सेकेंड टाइप हमारे पास होती है इसमें, दिस इज़ कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम। थर्ड हमारे पास है, दिस इज़ कॉल्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस। फोर्थ हमारे पास है, दिस इज़ कॉल्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और फिफ्थ हमारे पास है, दिस इज़ कॉल्ड एडवर्ब ऑफ डिग्री। इसके अलावा भी होते हैं बट वो इतने ज़्यादा कॉमन नहीं है, इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा भी हमारे पास एडवर्ब्स हैं बट दे आर नॉट सो कॉमन, दे आर नॉट सो मच यूज्ड इन डेली लाइफ। जैसे एडवर्ब ऑफ निगेशन है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है, एडवर्ब ऑफ इंटरोगेशन है, एडवर्ब ऑफ रीज़न है, ये सब भी हैं बट वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उसकी नीड ही नहीं है एप्टीट्यूड टेस्ट के हवाले से। ठीक है, तो फिलहाल जो मेरे लिहाज से जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट चीज़ है बस वो मैं आपको सारे टाइप्स बता देता हूँ एडवर्ब के। ठीक है, तो वन बाय वन हमें इन तमाम टाइप्स को जो है वो डिस्कस करना है आज की क्लास में। तो फर्स्ट सबसे पहले हमारे पास है नंबर 1, दिस इज़ कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर का मतलब क्या होता है? मैनर का मतलब होता है तरीका, तमीज़, सलीका, इस तरह से हम कह सकते हैं, या सलीका कह सकते हैं ना बेटा मैनर को। एडवर्ब ऑफ मैनर ये बताता है कि जो एक्शन है, ये जो काम है, वो किस मैनर पर हुआ, किस तरीके से हुआ, किस तर्ज पर हुआ। ठीक है, हाउ एन एक्शन टेक्स प्लेस। तो ये बेटा किसका जवाब देता है? हाउ का जवाब देता है। हाउ एन एक्शन हैपन्स। तो ये किस सवाल का जवाब देता है बेटा? हाउ का जवाब देता है ये कि कोई काम कैसे हुआ। जैसे ही टीचेस इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाता है। अब वो कैसा पढ़ाता है? जैसे कि अच्छे से पढ़ाता है तो वेल, ही टीचेस इंग्लिश वेल। तो वेल हमारे पास यहाँ पर एक एडवर्ब ऑफ मैनर है। इस तरह बहुत सारे एडवर्ब ऑफ मैनर हमारे पास आ सकते हैं। एग्जाम्पल में लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है, जैसे शी सिंग्स, वो गाती है, शी सिंग्स वो गाती है। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ कि वेल, शी सिंग्स वेल, वो गाती है अच्छे से। अब यहाँ देखो ये जो वर्ब है इसकी मीनिंग को इजाफा वेल कर रहा है, और ये वेल बता क्या रहा है? ये बता रहे हैं हमारे पास कि वो जो गाने का काम करती है वो कैसे करती है, किस तरीके से करती है, तो अच्छे से करती है। तो वेल इज़ एन एडवर्ब ऑफ मैनर। वेल हमारे पास एक एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है, इस तरह बहुत सारे मैं भी आपको एडवर्ब ऑफ मैनर आपको मैं दिखाता हूँ, बताता हूँ। ठीक है, देखो बेटा एडवर्ब ऑफ मैनर जो है ना, उसको बनाने का ख़ास एक तरीका होता है। मतलब एक सिंपल वे है कि जब भी हम हमारे पास अगर कोई एडजेक्टिव मौजूद है, इफ़ वी हैव एन एडजेक्टिव, अगर हमारे पास कोई एडजेक्टिव है और उसके साथ अगर हम ly लगा देते हैं, तो एडजेक्टिव के साथ ly लगाने पर ऑटोमेटिकली बेटा वो कन्वर्ट हो जाता है एडवर्ब ऑफ मैनर में। तो ly, तो इसको जो है ना सफिक्स जो है इसका पहचाना जाता है एडवर्ब ऑफ मैनर का, वो अपने ly से पहचाना जाता है कि अक्सर औकात इनके आखिर में जो सफिक्स ly का लगा होता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे स्लो हमारे पास एक एडजेक्टिव है, स्लो में ly आपने जोड़ दिया तो ये बन गया स्लोली, आहिस्ते से, ये एक एडवर्ब ऑफ मैनर है। इसी तरह से क्विक, क्विक हमारे पास एक एडजेक्टिव है, इसमें ly जोड़ दिया तो ये क्विकली बन गया, इसके मतलब तेज़ी से। इसी तरह से बेटा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल दिस इज़ एन एडजेक्टिव, इसमें ly आपने कनेक्ट कर दिया
ये बन गया ब्यूटीफुली, तो ब्यूटीफुली हमारे पास एक एडवर्ब है, ठीक है। इस तरह से अगर हमने लिखा केमिकल, केमिकल, केमिकल में ly जोड़ दिया तो ये बन गया केमिकली, केमिकली हमारे पास एक एडवर्ब है। इस तरह से बायोलॉजिकल है तो बायोलॉजिकली हो गया, फिज़िकल है तो फिज़िकली हो गया, मेंटल है तो मेंटली हो गया, है ना बेटा। वंडरफुल है तो वंडरफुली हो गया। तो इस तरह के सारे वर्ड्स हमारे पास कहलाते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, जिनके आखिर में ly लगाता है, लेकिन इसमें एक्सेप्शंस भी हैं। समटाइम ऐसा होता है कि ly नहीं भी लगता है, ये हमेशा नहीं है। जैसे कि गुड, अब जो गुड है ना, अब गुड में अगर हम ly जोड़ देंगे तो ये मतलब गुड मतलब होता है अच्छा, तो उसको होना चाहिए गुडली, गुडली। लेकिन गुडली को वर्ड है ही नहीं इंग्लिश लैंग्वेज का, गुडली दुनिया में कोई नहीं बोलता, इसके बजाय हम लोग बोलते हैं वेल। गुड का जो एडवर्ब होता है वो वेल होता है। गुड मतलब होता है अच्छा, गुड मतलब होता है अच्छा, और वेल का मतलब होता है अच्छे से या अच्छी तरह से, अच्छे से। जैसे वो अच्छा गाती है तो हम इसको ये नहीं कह सकते शी सिंग्स गुडली, हम कहते हैं शी सिंग्स वेल, ठीक है। तो यू आर परफॉर्मिंग वेल, गुडली नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ये एक एडवर्ब ऑफ मैनर एक्सेप्शन में आता है, और भी हो सकते हैं। जैसे कि फास्ट, फास्ट मतलब होते हैं तेज़, ly जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा फास्टली, मतलब ये हो गया हमारे पास तेज़ और ये हो गया हमारे पास तेज़ी से। लेकिन फास्टली कोई वर्ड नहीं है, हम इस फास्टली के बजाय हम कहते हैं फास्ट। फास्ट का मतलब ये होता है तेज़, फास्ट मतलब तेज़ भी होता है और फास्ट का मतलब तेज़ी से भी होता है। जैसे कि अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, अगर मुझे एक जुमला कहना है कि वो तेज़ी से दौड़ता है, वो तेज़ी से भागता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ही रन्स फास्टली, हम कहते हैं ही रन्स फास्ट, शी रन्स फास्ट, फास्टली कभी नहीं कहते हैं। तो फास्ट का एडजेक्टिव भी है और उसका एडवर्ब भी फास्ट है। बात समझ में आ रही है? फास्टली नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ly लगाने से ही एडवर्ब ऑफ मैनर बने। इसी तरह एक और देखें, अगर हम लिखते हैं एक वर्ड हार्ड, हार्ड मतलब होता है, मतलब हम उसको कह सकते हैं कि मेहनत कह सकते हैं या सख्त कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप ly लगाते हैं ना, तो ये वैसे तो ये हार्डली बनना चाहिए, लेकिन ये हार्डली नहीं बनता, बल्कि ये हमारे पास क्या रहता है, हार्ड ही रहता है। तो हार्ड एक एडजेक्टिव भी है और हार्ड एक हमारे पास एडवर्ब भी है। जैसे मैं कहता हूँ ना कि अगर मैं ये कहता हूँ कि शी इज़ अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, शी इज़ अ हार्ड वर्कर, ये तो एडजेक्टिव है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि शी इज़ वर्किंग हार्ड, वो मेहनत कर रही है, वो मेहनत करती है, शी वर्क्स हार्ड, कभी ये नहीं कहते शी वर्क्स हार्डली, कभी नहीं बोलते ना, वो मेहनत करता है, ही वर्क्स हार्ड, वी नेवर से कि ही वर्क्स हार्डली, ठीक है। देखो हार्डली एक वर्ड होता है लेकिन इंग्लिश में, बट उसका सेंस कुछ और है, वो यहाँ होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री में। हार्डली मतलब मुश्किल से, आई हैव हार्डली एनी मनी इन माई पॉकेट्स, ठीक है, आई हैव हार्डली पास द टेस्ट, तो वो हार्डली होता है मुश्किल से, जिसके मतलब होता है, वो अलग वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज का हार्डली। लेकिन जो एडवर्ब ऑफ मैनर है वो हार्ड रहता है, हार्डली एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं, ठीक है, याद रखिए। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर्स हमारे पास आ रहे हैं, जिसमें हमें ये पता लगता है कि वो काम कैसे होता है। अब वो काम आहिस्ते से होता है, तेज़ी से होता है, खूबसूरती से होता है, तेज़ी से होता है, मेहनत से होता है, अच्छे से होता है, कुछ भी ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। मेरा मकसद पूरी लिस्ट लिखना नहीं है, बस कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको देना है, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि इसके अंदर एडवर्ब ऑफ मैनर के अंदर हमारे पास डिग्रीज़ भी होती हैं, इसमें हमारे पास डिग्रीज़ भी आती हैं, डिग्रीज़ ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर। जिस तरह से एडजेक्टिव के अंदर डिग्रीज़ होती है ना बेटा, वैसे ही एडवर्ब ऑफ मैनर के अंदर भी डिग्रीज़ आती है। अब इसकी 3 डिग्रीज़ होती हैं, इसकी भी एडजेक्टिव की तरह A, B, C। अब इसकी हमारे पास पॉजिटिव डिग्री भी होती है, इसकी हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री भी होती है, और इसकी हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री भी होती है। पॉजिटिव डिग्री तो बेटा जो नॉर्मली जो हम लोग यूज़ करते हैं वो पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री में क्या करते हैं कि हम लोग जो है वो मोर का इजाफा कर देते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है बेटा, हम लोग मोस्ट का इजाफा कर देते हैं। ये सारे बाकी पॉजिटिव डिग्रीज़ हैं। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि शी राइट्स स्लोली, वो लिखती है आहिस्ते से, शी राइट्स स्लोली,
वो आहिस्ते से लिखती है। तो या फिर इस नाम में हम लिख देखते हैं कि भाई अली राइट स्लोली, अली आहिस्ते से लिखता है। अब मुझे कहना है कि अली जो है वो फैसल से ज़्यादा आहिस्ते लिखता है, तो अली राइट्स, अब देखो कंपैरिजन है, मोर स्लोली देन फैसल। अब देखो ये हम यहाँ पर जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो एडजेक्टिव्स में नहीं कर रहे हैं बल्कि एडवर्ब में कंपैरिजन कर रहे हैं। एक तो एडजेक्टिव का कंपैरिजन आप बचपन से पढ़ते हुए आते हैं, एडवर्ब की कंपैरिजन भी होती है। हाँ वो तो यहाँ ऑलमोस्ट वाला सुपरलेटिव वो तो लिख दिया, जैसे सेम एडजेक्टिव में भी यही होता है। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि अली राइट्स द मोस्ट स्लोएस्ट या सॉरी द मोस्ट स्लोली इन द क्लास, कि अली अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा आहिस्ते से लिखता है। अब देखो मोस्ट स्लोली आ गया तो हमने सुपरलेटिव कर दिया, कंप्लीट क्लास से कंपैरिजन कर दिया। तो ज़्यादातर ये सारे हमारे पास जो बेटा एडवर्ब्स आ रहे हैं ना, स्लोली एल वाई वाले, वो सारे इसी तरह से बनते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं वेल, फास्ट, हार्ड, अब इनका अलग कॉन्सेप्ट है। अब जैसे फास्ट है, इसको कंपैरेटिव डिग्री हमारे पास हो जाएगी फास्टर और सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी फास्टेस्ट। हार्ड का हो जाएगा हार्डर और हार्डेस्ट। अब इसमें मोर और मोस्ट नहीं लगाते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री। इसी तरह वेल है ना, तो वेल का कंपैरेटिव हो जाता है बेटर और सुपरलेटिव हो जाता है बेस्ट। जैसे हम एडजेक्टिव में गुड, बेटर, बेस्ट कहते हैं, वैसे ही एडवर्ब में वेल, बेटर, बेस्ट होता है। तो ये डिग्रीज है हमारे पास एडवर्ब की। तो ये बेटा हमने यहाँ पर फर्स्ट टाइप डिस्कस की एडवर्ब्स की, जिनको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, विच एक्चुअली शोज़ यू कि हाउ एन एक्शन हैपन्स, कि काम किस तरह से होता है, ये काम किस तरह से हुआ, किस तर्ज पर, किस तरीके और किस सलीके पर कोई काम हुआ, ठीक है। तो आसान सी बात है, बस थोड़ी डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्ब ऑफ टाइम। अभी ये तो और ज़्यादा आसान है इसके मुकाबले में। सेकंड हमारे पास नंबर 2 है, दिस इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम, अब सिंपल सी बात है, नाम से ही जाहिर होता है, टाइम मतलब होता है वक्त। अब ये बेटा क्या बताता है कि व्हेन एन एक्शन हैपेंस, व्हेन एन एक्शन हैपेंस। तो बेटा ये जो जवाब देता है जुमले में, व्हेन का जवाब देता है या फिर कब का जवाब देता है कि एक काम कब हुआ, व्हेन एन एक्शन टुक प्लेस, काम कब रोनुमा हुआ, काम कब हुआ। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे अगर मैं लिखता हूँ कि आई विल टीच यू नाउ, आई विल टीच यू नाउ, मैं तुम्हें अभी पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पर जो टीच जो वर्ब है ना बेटा, अब इसकी मीनिंग को इजाफा कौन कर रहा है, नाउन कर रहा है ना ये। अब नाउ हमारे पास क्या है, एडवर्ब है। अब किस टाइप का एडवर्ब है बेटा, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। बिकॉज ये नाउ ये नहीं बता रहा कि काम कैसे हुआ, ये बता रहे कि काम कब हुआ या काम कब होगा। तो ये कब का जवाब देता है, एडवर्ब ऑफ टाइम इसको हम कहते हैं। अब बहुत सारे एडवर्ब ऑफ टाइम हमारे पास मौजूद हैं, जैसे कि मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ। जैसे नाउ हो गया, नाउ मीन्स अभी, इस वक्त। लेटर हो सकता है, लेटर का मतलब होता है बाद में, जैसे आई विल टीच यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में पढ़ाऊँगा। इसी तरह से हो सकता है टुनाइट, टुडे। इसी तरह से यस्टरडे। इसी तरह से हो सकता है टुमारो, सून, सून मतलब होता है जल्द ही। एगो हो सकता है पहले, 2 आवर्स अगो 2 घंटे पहले, 3 आवर्स अगो 3 घंटे पहले, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से ये हो सकता है करंटली, करंटली भी हो सकता है मतलब कि अभी अभी। फॉर्मरली हो सकता है, फॉर्मरली मतलब होता है पहले, ETC। ये सारे हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं, मतलब जो वक्त को शो करते हैं, टाइम को शो करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ना प्लेसमेंट भी होती है कि एडवर्ब की प्लेसमेंट जो हम सेंटेंस के अंदर करते हैं। अब एडवर्ब अलग अलग तरह से प्लेस हो सकता है बेटा एक जुमले के अंदर, एक सेंटेंस के अंदर, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, अगर एडवर्ब ऑफ मैनर की अगर हम बात करते हैं तो
या एडवर्ब ऑफ टाइम की बात के लिहाज से कह देते हैं, बात तो एक ही है, किसी भी तरह से आप कर लें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर एडवर्ब ऑफ टाइम की बात करें तो नाउ से आई विल टीच यू नाउ जैसे मैंने लिखा, ठीक है। नाउ के अलावा कोई दूसरा कह सकते हैं टुमारो, ठीक है। तो आई विल मीट हिम टुमारो। अब देखिए कि मैं उससे कल मिलूँगा, तो ये टुमारो हमारे पास एक एडवर्ब है, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पर ये जो टुमारो हमारे पास आ रहे हैं ना, जो टुमारो आ रही है पूरा एडवर्ब है, और असल में ये हमारे पास पूरा एक एडवर्बियल फ्रेज बन रहा होता है। तो ये असल में पूरा एक फ्रेज़ है हमारा, एडवर्बियल फ्रेज़ हमारा जो बन रहा है। और एडवर्बियल फ्रेज़ एक तरह से एक हमारे पास एक डिपेंडेंट क्लॉज की तरह से होता है, जो सेंटेंस के एंड में लगा सकते हैं, सेंटेंस के शुरू में भी लगा सकते हैं। लेकिन जब भी एडवर्बियल फ्रेज़ को जब आप सेंटेंस के स्टार्ट में लगाते हैं तो उसके बाद आप एक कॉमा को यूज़ करते हैं। जैसे देखिए सेंटेंस दोबारा देखिए, टुमारो कॉमा आई विल मीट हिम। बोथ ऑफ दीज सेंटेंसेस आर एब्सोल्युटली करेक्ट। एक में हमने एडवर्बियल फ्रेज़ को एंड में यूज़ किया है, और एक में एडवर्बियल फ्रेज़ जो है वो स्टार्ट में यूज़ हो रहा है। अगर स्टार्ट में एडवर्ब आप यूज़ करते हैं सेंटेंस के तो उसका कॉमा लगाना पड़ता है, एंड में यूज़ करते हैं तो कॉमा की नीड नहीं होती है। अब किसी भी एडवर्ब को आप इस तरह लगा सकते हैं, जैसे अली राइट्स स्लोली, इस तरह ये भी क्या है, स्लोली कॉमा अली राइट्स। क्या आहिस्ते से लिखता है अली? उर्दू में भी तो हम दोनों तरह से कह सकते हैं ना, कि अली आहिस्ते से लिखता है या आहिस्ते से लिखता है अली, तो बात तो एक ही है। या मैं तुम्हें कल पढ़ाऊँगा या कल मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, तो क्या फ़र्क पड़ता है, या मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा कल, सबका मतलब एक ही है। जिस तरह उर्दू में हम आगे पीछे कर सकते हैं वर्ड्स को, इंग्लिश में भी किया जा सकता है। देयर इज़ नॉट अ सिंगल रूल कि आपको हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि उसी तरह से लगाना होता है। हाँ, लेकिन पंक्चुएशन मार्क्स यहाँ काउंट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। देन वी हैव द थर्ड वन, दिस इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। थर्ड हमारे पास होता है, दिस इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब प्लेस के मतलब होते हैं जगह या मकान, ठीक है। प्लेस के मीन्स होते हैं जगह या मकान। अब ये आपको किस चीज़ का आइडिया देता है कि वेयर एन एक्शन हैपेंस, वेयर एन एक्शन, कोई प्लेस है ना, जगह की बात कर रहे हैं तो प्लेस ऑफ एक्शन के बारे में बताता है। ये बताता है कि कोई काम कहाँ हुआ, कोई काम कहाँ हुआ, किस जगह पर हुआ, इसके बारे में बताता है। अच्छा, लेकिन याद रखिएगा कि अब कुछ चीज़ें, अब जगह से मुराद क्या होता है। मिसाल के तौर पर अगर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर कि आई टीच इन कराची, मैं कराची में पढ़ाता हूँ, तो अब कराची कहते हैं सर कराची जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, ऐसा नहीं है। कराची तो नाउन है, मतलब ये जगह के नाम को नहीं बताता है। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ का कोई नाम है ना, अगर किसी जगह का कोई कॉमन या प्रॉपर नाम है तो वो नाउन है, वो एडवर्ब नहीं है। एडवर्ब जगह का नाम नहीं बताएगा, बस उसकी डायरेक्शंस को बता सकता है, हाँ इस तरह से, तो वो एडवर्ब कहलाएगा। याद रखिएगा, क्योंकि जगह तो नाउन भी बता रहा होता है कि एक्शन कहाँ हुआ, हॉस्पिटल में हुआ, स्कूल में हुआ, कोचिंग में हुआ, कॉलेज में हुआ, यूनिवर्सिटी में हुआ, तो जगह तो वो भी बता रहे बट वो नाउन है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे कि अगर हम एक सेंटेंस कहते हैं कि आई एम टीचिंग देम हेयर, कि मैं उन्हें यहाँ पढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ जो टीचिंग है दिस इज़ अ वर्ब, और यहाँ जो हेयर है दिस इज़ एक्चुअली एन एडवर्ब, बिकॉज इट इज़ एडिंग टू द मीनिंग ऑफ टीचिंग, ठीक है। तो टीचिंग के मीनिंग में इजाफा करने वाला यहाँ पर कौन है, दिस इज़ हेयर। हेयर मतलब यहाँ, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है। तो अच्छा, एडवर्ब ऑफ प्लेस बहुत सारे हो सकते हैं, देयर विल बी सो मेनी एडवर्ब ऑफ प्लेसेस। तो ये बेसिक, देखो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके लिए देखो ये टेस्ट में डायरेक्ट नहीं आ जाता। जैसे मिसाल को NED का टेस्ट है या कोई भी टेस्ट ले रहे हैं, अब डेफिनेशन थोड़ी ना पूछेंगे आपसे कि ये क्या होता है, लेकिन अगर आप वो डेफिनेशन नहीं, जो एंटी टेस्ट में आ रहा है वो एक एडवांस चीज़ आ रही है, वो ये सपोज कर रहे हैं कि आपने नर्सरी से लेकर मैट्रिक तक बहुत शानदार ग्रामर पढ़ाया स्कूल में आपको, और आपको सब आता है, आप अंग्रेज़ दान शेक्सपियर हैं आप, और आपको ऐसा सवाल दे रहे हैं उठा के, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस कंप्लीशन। अब भले आपने पहले स्कूल से पढ़ा है, उनको नहीं पता, उसको नहीं पता कि आप स्कूल में रट्टा मार के ग्रामर आए और डेफिनेशन रटवाई गई आपको, कुछ भी था ऐसा, लेकिन वो नहीं जानते ना, वो तो एक बेसिक चीज़ दे रहे हैं। उनको लगता है कि एक एंटी टेस्ट के बच्चे को वो आना चाहिए,
अब वो नहीं आ रहा बेसिक्स, तो वो जाहिर सी बात है वो उनकी गलती तो नहीं है, वो गलती तो जिस स्कूल में आपने पढ़ा वहाँ की हो गई, या जिस ट्यूशन में आपने पढ़ा जहाँ आपको पढ़ाया नहीं गया, जिसकी वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं एंटी टेस्ट। ठीक है, तो ये बेसिक लेक्चर से इसलिए होता है कि जो चीज़ आपने स्कूल लाइफ में मिसिंग की हैं बस उसको आप पढ़ लें, इस लिहाज से। तो ये बेसिक्स लेक्चर तो मैंने पिछली क्लास में ही बताया था टेंसेस के अंदर कि वो एक बेसिक लेक्चर है, एडवर्ब एक बेसिक लेक्चर है। अब ये नहीं होगा कि आपसे बिल्कुल एग्जैक्ट एनईडी के अंदर बोलेगा बताओ कि भाई फास्ट का एडवर्ब क्या, कभी ज़िंदगी में नहीं पूछेगा कि फास्ट का एडवर्ब क्या होता है और एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है। एक सवाल दिखा दो, वही आ रहा है सिनोनियम, वही आ रहा है सेंटेंस कंप्लीशन, वही आ रहा है स्पॉटिंग एरर, वही आपके पास आ रहा है वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट, तो यही सब आ रहा है। और क्या आ रहा है सब बच्चों का, पूरे कराची का यही आया, यही 4 किस्म का सवाल आया। या सेंटेंस कंप्लीशन आया हुआ होगा आपका, या स्पॉटिंग एरर आया होगा, या पैसेज आया होगा, या वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट आया होगा, सिनोनियम आया होगा, और क्या आया होगा। लेकिन वो चीज़ें करने के लिए अगर आपकी ग्रामर वीक है और आप अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो ये तो पास पेपर आपका रिपीट हो गया, आपने लगा दिया, या फिर आपकी ग्रामर अच्छी तो आपने समझ के कर लिया। लेकिन अगर दोनों ही नहीं हुए, ना आपका पास पेपर टकराया ना आपकी ग्रामर अच्छी थी, तो वही आपके 10-12 नंबर आएंगे, इससे ऊपर नहीं आएंगे। और यही मसला हुआ एनईडी, और हर टेस्ट में ये मसला हो, सिर्फ एनईडी में थोड़ी ना होता। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीज़ें आप भी जानते हैं बेटा, जो मैं बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। तो इन द एंड सारी चीज़ें स्टूडेंट पर रिलाई करते हैं कि वो कितनी मेहनत कर रहा है। आप नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, सारी चीज़ें टीचर क्लास में थोड़ी ना आपको बताएं, कुछ चीज़ें आपको घर पे ही मेहनत करनी पड़ेगी और आपको देखना पड़ेगा चीज़ों के बारे में। ठीक है, कौन सी चीज़ क्या है। तो यहाँ पर जो हेयर है बेटा, ये हमारे पास एक जो है वो एडवर्ब है। इस तरह बहुत सारे हो सकते हैं, आप एग्जाम्पल देख लें। हेयर हो गया, इसी तरह से देयर हो गया, देयर मतलब वहाँ, इसी तरह से नियर हो गया करीब, इसी तरह से फार हो गया मतलब दूर, इसी तरह से अवे हो गया, अवे मतलब ये होता है दूर या परे। ठीक है, इसी तरह से हो सकता है इनसाइड, इनसाइड हो सकता है, आउटसाइड हो सकते हैं। ये सब जो है वो प्लेस ऑफ एक्शन को शो करते हैं। ठीक है, किसके बीनीथ, तो वो हमारा वो है प्रेपोजिशन है, वो प्रेपोजिशन है। यस, ठीक है, प्रेपोजिशन जो है वो फिर उसके साथ कोई और वर्ड भी आएगा, ये तो डायरेक्ट एक अपना माने दे देगा। जैसे कि आई लिव नियर, ही लिव्स फार, ही लिव्स अवे, आई एम टीचिंग इनसाइड। लेकिन बीनीथ को आपको किसी के साथ इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे द कैट इज़ बीनीथ द ट्री, तो वो फिर प्रेपोजिशन है जो 2 वर्ड्स का ताल्लुक जोड़ेगा। प्रेपोजिशन भी पोजीशन को बताता है, लेकिन वो किसी और वर्ड के साथ जुड़ के आएगा, लेकिन ये अकेला ही पूरा मायने देगा अपने, इसको किसी और वर्ड की ज़रूरत नहीं है कि करीब, इससे करीब नहीं। ही लिव्स नियर टू मी या ही लिव्स नियर, वो करीब रहता है, दैट्स इट। इस तरह से आउटसाइड हो गया, आउटसाइड के अलावा अपस्टेयर हो सकता है, अपस्टेयर्स मतलब ऊपर सीढ़ियों पर। इसी तरह से हो सकता है डाउन स्टेयर्स मतलब नीचे सीढ़ियों पर। इसी तरह से हो सकता है अपवर्ड्स ऊपर की जानिब, इसी तरह से हो सकता है डाउनवर्ड्स नीचे की जानिब। इसी तरह से हो सकता है होमवर्ड्स, होमवर्ड्स मतलब घर की जानिब। इसी तरह से हो सकता है वेस्टवर्ड्स मतलब मगरिब की जानिब, या हो सकता है ईस्टवर्ड्स मतलब मशरिक़ की जानिब, एट्सेट्रा। तो बहुत सारे हैं, मैं सारे नहीं लिखूंगा, मकसद आपको बस कॉन्सेप्ट देना है कि ये सारे एडवर्ब ऑफ प्लेसेस कहलाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। ईटीसी मतलब और भी हैं, तो शायद मुझे याद आता तो मैं लिख देता, जितना याद आ रहा है मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये सब क्या बताते हैं, टाइम के वेयर एन एक्शन टुक प्लेस, एक एक्शन कहाँ पर हुआ, किस जगह पर हुआ। अब जब हम एनईडी के पास पेपर सॉल्व करते हैं तो वहाँ मैं डायरेक्ट बोलता हूँ कि भाई फलाना एडवर्ब इस एडवर्ब की जगह ये आना चाहिए था। अभी क्लास में बैठा हुआ बच्चा जिसने ज़िंदगी में एडवर्ब पढ़ा ही नहीं है, तो वो तो जाहिर से बात है कन्फ्यूज़ होना उसको कि सर बोल के तो चले गए कि सर एडवर्ब ऑफ टाइम था और ये ऐसा हो गया। अब वो उसके फरिश्तों को भी नहीं पता कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या चीज़ है क्या नहीं है, उसको सब पता ही नहीं है स्टार्ट से एंड तक। तो पहली बार बच्चे देख रहे हैं कि अच्छा एडवर्ब ये सब होता है, हमने तो पता नहीं 2 लाइन सिर्फ सुना था कि बस एडवर्ब यही होता है जो मीनिंग ऐड करता है वर्ब की, ख़त्म बात हो गई। तो मेन चीज़ ये डिपेंड करती है कि आपने अपनी स्किल्स को कितना ज़्यादा इम्प्रूव किया हुआ है, आपने कितना ज़्यादा इम्प्रूव किया हुआ अपनी स्किल्स को। ठीक है, और ये स्टूडेंट पर रिलाई करता है टोटली, चूँकि आप जाहिर सी बात है जब आप एनईडी का टेस्ट देने बैठ रहे हैं तो वहाँ पूरे कराची के स्टूडेंट बैठ रहे हैं, जिसमें O लेवल्स वाले भी हैं, A लेवल्स वाले भी हैं, हर तरह के स्टूडेंट्स हैं। तो किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी है, किसी की बहुत ही ख़राब है, तो आपको उन सब से कम्पीट करना सिंपल सी बात है, तभी आपके नंबर आएंगे, तभी आपका मेरिट लिस्ट में नंबर आएगा। उसके बाद थर्ड के बाद उसके बाद 2 टाइप और मैं बताता हूँ, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 4 है। नंबर 4 हमारे पास कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी।
इसको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, इसको एडवर्ब ऑफ नंबर भी कहा जाता है। एडवर्ब ऑफ नंबर भी समटाइम इसको कहते हैं ग्रामर बुक्स के अंदर। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है, बहुत सारे मायने फ्रीक्वेंसी के। एक तो फ्रीक्वेंसी हम लोग फिजिक्स में यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड या नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, कि एक सेकंड में कोई बॉडी कितनी वाइब्रेट कर रही है तो उसको हम लोग कहते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी है। जैसे अगर किसी बॉडी की फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्स है, इसका मतलब 1 सेकंड में वो 10 साइकिल पूरा कर ले रही है अपनी वेव वगैरह कुछ भी। तो एक तो वो फिजिक्स की फ्रीक्वेंसी होती है जिसको एफ से शो करते हैं या न्यू से शो करते हैं, ठीक है। तो लेकिन केमिस्ट्री, जाहिर सी बात है, हम फिजिक्स तो पढ़ नहीं रहे, हम तो इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि लाइक हम कह सकते हैं इसको कि तवातुर कह सकते हैं, या कितनी बार कोई काम होता है। तो ये आपको बताता है हाउ ऑफन एन एक्शन हैपन्स। हाउ ऑफन एन एक्शन हैपन्स, हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार, ये कितनी दफ़ा, कितनी मरतबा कोई काम होता है, हाउ ऑफन। अब देखो फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं, मिसाल के तौर पर आपके दांत में दर्द रहता है या आपके सर में दर्द रहता है, अब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पूछता है भाई फ्रीक्वेंसी क्या है सर दर्द की। तो फ्रीक्वेंसी से मुराद आपको बताना है कि सर में दर्द कितनी बार होता है। आप बोल सकते हैं हफ्ते में सर 3 दिन होता है, या दिन में 2 बार होता है, या महीने में 10 बार होता है। दिस इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफन एन एक्शन हैपन्स। ये काम कितनी बार होता है, उस काम की फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी फ्रीक्वेंटली कोई काम हो रहा है, किस तवातुर के साथ, किस तसलसल के साथ कोई काम हो रहा है। दिस इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। समझिए फ्रीक्वेंसी का वर्ड इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, कि फिजिक्स की फ्रीक्वेंसी अलग है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताते हैं कोई काम कितनी बार होता है। मिसाल के तौर पे बेटा, अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ कि ही गोज़ टू स्कूल, ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। अब देखो बेटा, यहाँ पर तो गोज़ है, ये हमारे पास वर्ब है। अब आगे अगर एंड में मैं यहाँ पर लगा दूँ डेली, ही गोज़ टू स्कूल डेली, तो ये डेली क्या कर रहे हैं, इस गोज़ की मीनिंग को इजाफा कर रहा है। दिस डेली इज़ एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, चूँकि ये बता रहा है कि स्कूल जाने का काम रोज़ाना एक बार होता है, हर रोज़ रोज़ाना होता है, ये डेली एक बार हो जाता है काम। ये तो डेली का मतलब यही होता है रोज़ाना। तो डेली क्या कर रहा है, बता रहे हैं कि काम कितनी बार होता है, तो दिन में एक बार होता है, डेली का मतलब ये हुआ, ठीक है। तो ये बाकी रिकॉर्डिंग चल रही है बेटा, सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। ओके, तो अब एडवर्ब ऑफ मैनर बहुत सारे हमारे पास हैं। अब एडवर्ब ऑफ मैनर आप देखिए, अच्छा एडवर्ब ऑफ मैनर 2 तरह के हमारे पास हैं, सॉरी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अच्छा सेम इसके अंदर भी बेटा यही है तमाम एडवर्ब्स के अंदर, कि इसकी जो पोजीशन है वो सेंटेंस के स्टार्ट में भी हो सकती है, सेंटेंस के एंड में भी हो सकती है। जैसे मैंने अभी आपको बता दी यहाँ पर, हम ये भी कह सकते हैं कि डेली कॉमा ही गोज़ टू स्कूल, डेली ही गोज़ टू स्कूल, लेकिन डेली के बाद फिर कॉमा लगेगा, ठीक है। तो अच्छा ये जो डेली है यहाँ पर भी आ सकते हैं, ही डेली गोज़ टू स्कूल, ही डेली गोज़ टू स्कूल, तो भी सही है। तो सब्जेक्ट के बाद लगा दें, सेंटेंस के एंड में लगा दें, सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में लगा दें, ये तीनों जो हैं वो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की एप्रोप्रिएट पोजीशंस होती हैं। जो अक्सर एमडीकेट में आता है कि गलत पोजीशन लगी होती है तो बताया जाता है कि सही पोजीशन क्या है इसकी है, तो वो बतानी होती है कि प्लेस द एडवर्ब इन करेक्ट प्लेस, इस तरह से आता है। अच्छा अब क्या है कि इसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में बता रहा था बेटा कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास 2 टाइप्स के हैं, 2 तरह के हैं। एक हमारे पास कहलाती है डेफिनिट फ्रीक्वेंसी, डेफिनिट, और एक हमारे पास कहलाती है बेटा इनडेफिनिट। डेफिनिट का मतलब जिसमें हमें एग्जैक्ट पता लग रहा हो कि काम कितनी बार हो रहा है, ठीक है। अब जैसे कि अगर कोई काम दिन में एक बार हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज डेली, डेली दिन में एक बार। अगर कोई काम हफ्ते में एक बार हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वीकली। ये सारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसीज बता रहा हूँ। अगर कोई काम महीने में एक, अच्छा अगर कोई काम 15 दिन में एक बार हो रहा है, 15 डेज़ में, तो उसको हम बोलते हैं दिस इज़ कॉल्ड फोर्टनाइटली। फोर्टनाइटली, फोर्टनाइट मीन्स होते हैं 15 डेज़, 15 दिनों को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फोर्टनाइट। तो फोर्टनाइटली का मतलब कोई काम 15 दिन में एक बार होता है, फोर्टनाइटली, ये वर्ड याद रखिएगा। इसी तरह से अगर कोई काम महीने में एक बार होता है तो क्या बोलते हैं, मंथली। ही गोज़ टू, मतलब कि दिस मैगज़ीन कम्स मंथली इन माई होम, कम्स इन माई होम मंथली, कि महीने में एक बार ये मैगज़ीन मेरे घर आता है। इस तरह अच्छा कोई काम महीने में 2 बार होता है तो बाई मंथली, वैसे वो चलो छोड़ो उसको। अगर कोई काम साल में एक बार हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, ईयरली।
ईयरली मतलब सालाना कोई काम जो साल में एक बार होता है। अब देखो ये डेफिनेटली हमें पता लग रहा है कि काम कितनी बार हो और एग्जैक्ट अमाउंट हम जानते हैं। अच्छा दिन में अगर कोई काम एक बार होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, वंस इन अ डे या डेली। अच्छा दिन में कोई काम 2 बार हो तो हम क्या कहते हैं, ट्वाइस अ डे। ये है ना, कहते हैं ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, ठीक है, ट्वाइस अ डे। अगर कोई काम 3 बार हो रहा हो तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं, थ्राइस अ डे। लेकिन कोई काम 4 बार हो तो उसको फ्राइस अ डे नहीं बोलते हैं, उसको फिर बोलते हैं 4 टाइम्स अ डे। कपल ऑफ डेज में तो मल्टीपल डेज आ सकते हैं, इनडेफिनेट हो गया। मतलब 3 के थ्राइस के बाद फिर हम लोग टाइम्स लगाते हैं, 4 टाइम्स इन अ डे, जैसे वी प्रे 5 टाइम्स इन अ डे, इस तरह से हम कर देते हैं, ठीक है। ये सारे कहलाते हैं बेटा डेफिनिट फ्रीक्वेंसीज। अब होते हैं कुछ इनडेफिनिट भी होते हैं जिसमें हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता काम कितनी बार हो रहा है, बस एक गुमान, एक अंदाज़ा लगा के बोलते हैं। जैसे अगर कोई काम, जैसे कि 100% अगर कोई काम हो रहा है 100%, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑलवेज। ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ, कि वो हमेशा सच बोलता है। अब वो कितनी बार बोलता है ये इससे अंदाज़ा नहीं हो रहा, लेकिन हमेशा बोलता है, परसेंटेज पता लग रही है इससे। अब मान लो कि वो 80% बोलता है तो फिर हम उसको कह सकते हैं ऑफ्टन या ऑफन। ऑफन मतलब अक्सर, मतलब 80% है। अच्छा 80% से अगर और कम हो जाए, मिसाल का 60% हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं यूजुअली। यूजुअली आम तौर पर, यूजुअली आम तौर पर। इससे ज़्यादा और कम हो जाए, 50% हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं समटाइम्स। समटाइम्स मतलब कभी कभार, कभी कभी। अगर 50% से कम हो जाए, 40% हो जाए, तो उसको हम कहते हैं ओकेजनली, मतलब सिर्फ किसी ओकेजन के अंदर, किसी त्यौहार के अंदर, दिस इज़ कॉल्ड ओकेजनली। अगर 40% से और कम अगर हम कर दें, मिसाल के तौर पे अगर हम उसको 20% कर दें, तो ये हमारे पास कहलाता है, दिस इज़ कॉल्ड एज सेल्डम। सेल्डम, सेल्डम का मतलब होता है शाज़ व नादिर। ही सेल्डम स्पीक्स ट्रुथ, वो मुश्किल, वो शाज़ व नादिर सच बोलता है। सेल्डम भी एक यूज़ किया होगा आपने, ये एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। सेल्डम मतलब बहुत कम अगर कोई काम होता है, सेल्डम होता है। और 10% अगर पॉसिबिलिटी है तो उसको हम कहते हैं हार्डली एवर। हार्डली एवर, हार्डली एवर को उर्दू में कहा जाता है मुश्किल से ही कभी। ही हार्डली एवर स्पीक्स ट्रुथ, वो मुश्किल से ही कभी सच बोलता है, मतलब 10% प्रोबेबिलिटी होती है 90%, 100% बातों में। और अगर 0% हो जाए, दिस इज कॉल्ड एज नेवर, मतलब कभी नहीं। ही नेवर स्पीक्स ट्रुथ, वो कभी सच नहीं बोलता। तो ये हमारे पास कहलाती है इनडेफिनिट फ्रीक्वेंसीज, मतलब एग्जैक्ट नहीं पता कितनी बार, जैसे एक गुमान, एक हम प्रोबेबिलिटी लगा रहे हैं, एक गैस लगा रहे हैं कि इतना इतना इतना। तो कोई भी काम इनमें से किसी कितनी बार भी हो सकता है। अब हम बोलते हैं ना, अगर काम बहुत बार हो रहा है तो ऊपर वाले वर्ड, बहुत कम होता है तो नीचे वाले वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये सब इंग्लिश में आपने यूज़ किया है कभी ना कभी, पढ़ा होगा, लिखा होगा, यूज़ भी किया होगा आपने इन वर्ड्स को अपने जुमलों में जब आप बात करते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसको हम कहते थे। तो आसान है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। लास्ट टाइप पे हम बात करते हैं, दिस इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ डिग्री, जिसको हम कहते हैं। इसको एडवर्ब ऑफ डिग्री भी कहा जाता है, और इसी को हम लोग एडवर्ब ऑफ जो है बेटा वो क्वांटिटी भी कहते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री कह लें, चाहे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कह लें, ग्रामर में ये दोनों चीज़ें सेम है। अब ये क्या बताता है, अब ये जवाब देता है हाउ मच। हाउ मच का जवाब देता है, या ये कह सकते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के बारे में बता रहा होता है। हाउ मच समथिंग इज, हाउ मच का जवाब देता है। मिसाल के तौर पे अगर हम, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था ना आपको कि he इज़ अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। अब कितना अच्छा लड़का है, तो वेरी जो लगाया ना, तो वेरी ने हाउ मच का जवाब दिया कि जो एडजेक्टिव है ना उसकी वो डिग्री बता रहा है, एडजेक्टिव की क्वांटिटी बता रहा है कि वो एडजेक्टिव कितना ज़्यादा है या कितना कम है। जैसे बहुत अच्छा है, तो वेरी हमारे पास क्या है, एक एडवर्ब ऑफ डिग्री है। फॉर और एग्जाम्पल देख लें, जैसे कि शी इज़ एन, या शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, कि वो एक बहुत एक ज़हीन लड़की है। शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, वो एक बहुत ज़हीन लड़की है। अब यहाँ पर ये जो इंटेलिजेंट है, दिस इज़ एन एडजेक्टिव, और वेरी उसकी मीनिंग को बढ़ा रहा है। तो ये वेरी हमारे पास एक एडवर्ब है, और मीनिंग किस तरह से बढ़ा रहा है, इस इंटेलिजेंस की क्वांटिटी को बता रहा है कि वो बहुत ज़हीन है। अब इस तरह के काफ़ी वर्ड्स बेटा हम लोग यूज़ करते हैं जो एडवर्ब ऑफ डिग्री को शो करते हैं। मैं आपको फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे बताता हूँ। जैसे एक तो वेरी हो गया, देखो वेरी और सो को इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों के एक ही मायने।
ठीक है, हाँ सेंटेंस के हिसाब से। चलो मैं बता देता हूँ। अब वेरी तो बेटा वेरी जो है ना वो सिंगल यूज़ में आ जाता है, ठीक है। तो वेरी, एक तो वेरी है, चलो वेरी अलग, वेरी का मतलब होता है बहुत, ठीक है। अच्छा सो जो वर्ड है ना, सो जब आता है, सो के मतलब भी बहुत होता है, लेकिन सो हमेशा फॉलो किसको करता है, मैंने बताया दैट को फॉलो करता है, इसके मतलब बहुत। जैसे कि ही इज सो क्लेवर दैट ही नेवर मेक्स आ मिस्टेक, मतलब इतना ज़्यादा चालाक है कि भाई वो गलती नहीं करता। तो जब भी सो लगता है ना जुमले में तो दैट उसके साथ आता है। ये कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया था, सो का कॉम्बिनेशन दैट के साथ होता है। एनईडी में भी आता है ये सो का दैट से कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसी तरह से वेरी मतलब भी बहुत होता है, देखो वेरी मतलब भी बहुत है और सो का मतलब भी बहुत है, सिर्फ कॉम्बिनेशन का फ़र्क है। इसी तरह टू, TWO जो हम यूज़ करते हैं टू, अब टू के मतलब भी बहुत होते हैं, लेकिन टू का सेंस है नेगेटिव आता है। और टू जब भी लिखते हैं ना तो उसके साथ TO2 जो है ना उसका कॉम्बिनेशन बनता है। जैसे कि बहुत मशहूर एक जुमला है कि टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक, कि चाय इतनी गर्म है, इतनी ज़्यादा गर्म है कि उसको पिया नहीं जा सकता। द टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक, तो टू हॉट का मतलब यही है कि बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन TWO जब लिखेंगे तो उसके साथ एक बार दोबारा टू आएगा, है ना, कि द टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक, ठीक है, कि चाय इतनी गर्म है कि उसको पिया नहीं जा सकता, ठीक है। यू आर टू लेज़ी टू डू एनी वर्क, कि तुम इतने लेज़ी हो काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह से यू आर टू स्टबर्न टू बी हैंडल्ड बाय समवन, कि तुम इतने ज़िद्दी हो कि तुम्हें काबू नहीं कर सकता कोई। दिस इज TWO के बाद सिंगल टू हमारे पास आता है, ठीक है। कई जुमले बना सकते हैं, मकसद यहाँ पर हम जो है वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, ठीक है। और देखें, और भी हो सकते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री में, जैसे कि ये तो मैंने बहुत के लिए बताया कि जब चीज़ें बहुत सारी हमारे पास हों। इसी तरह से और वर्ड भी हो सकते हैं, जैसे कि हम लोग एब्सोल्युटली यूज़ कर सकते हैं पूरी तरह से, क्वाइट यूज़ करते हैं काफ़ी के लिए, क्वाइट फुल, क्वाइट मतलब काफ़ी। अब इनफ यूज़ करते हैं, इनफ, ये भी एडवर्ब ऑफ डिग्री में आती है। कंप्लीटली यूज़ कर सकते हैं, कंप्लीटली पूरी तौर से, पूरी तरह से। फुली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये सारे वर्ड्स जो हमारे पास हैं एडवर्ब ऑफ डिग्रीज़ कहलाते हैं, जो असल में किसी भी लाइक एडजेक्टिव की क्वांटिटी को बताते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं कि वो कितना ज़्यादा है, वो जो एडजेक्टिव है, वो जो क्वालिटी है वो किस हद तक है किसी शख्स के अंदर या किसी चीज़ के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास बेटा ये 5 टाइप्स होती हैं, ये 5 टाइप्स होती हैं किसकी बेटा, ये 5 टाइप्स होती हैं हमारे पास एडवर्ब की, ठीक है। तो बेसिक ये MD-CAT के लिहाज से टॉपिक नंबर 2.7 था ये। इसके लिहाज से आपको अगर कोई MCQs आए तो फिर अब आपको एडवर्ब के बारे में एटलीस्ट डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए कि उनके टाइप्स क्या हैं, किस तरह के एडवर्ब्स होते हैं, किस तरह से उनको पहचानते हैं, हर एडवर्ब आपको क्या चीज़ शो करता है। और कुछ एग्जाम्पल, चंद थोड़े एग्जाम्पल मैंने दी, एटलीस्ट इतने आप याद रखें। बाकी आप गूगल करेंगे और ChatGPT करेंगे तो पता नहीं कितने हज़ारों एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, बट ज़रूरत नहीं है उसकी। माइंड में रखने के लिए इतनी चीज़ें काफ़ी हैं, जहन में रखने के लिए। बाकी इन्फॉर्मेशन तो इंटरनेट पर लाखों करोड़ों की तादाद में, बट वो सारी इन्फॉर्मेशन जहन में नहीं रखनी, तो ये सब रखना।